हेलो दोस्तों, मेरा इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके और हम लोग इस स्टैटिक जीके के सेशन के माध्यम से हम लोग आज बहुत कुछ सीखने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे तो वह एसएससी जीडी की हो जो अभी आने वाली है, असम राइफल्स की हो, ट्रेडमैन की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी आने वाली है, या तो कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे दोस्तों जीएस आती है, उस एग्ज़ाम के लिए आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बस आप वीडियो में बने रहें और आप इस वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेश्चनों का आनंद जरूर लें। दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन लगाऊंगा उस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकती है, मैं आपका सारा कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। चलिए अब मैं क्वेश्चन को हटाता हूं और मैं अब आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा और भी जितने भी उसके जो उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे। अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके जो पिता थे, कौन? सुधोधन और साक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इनकी विवाह कब हुआ था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा का साथ हो गया था और इनका एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम राहुल था। अगर मैं बात करूं कि इनका जो ये महात्मा बुद्ध थे वो गृह त्याग कब किए थे, तो दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया गया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनस्कर्मन कहा जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक बार उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे, तो आपका आंसर होगा कहाँ? श्रावस्ती होगा। अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु के नाम के बारे में, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु थे अलार कलाम। द्वितीय गुरु अगर मैं बात करूं तो थे रुद्रकामपुर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे लिखते लिखते थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके भी दिमाग में बैठ जाए। मैं दोस्तों आज जितना भी जो कुछ बताऊंगा, एक क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन के माध्यम से जितना भी उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, मैं आपको बता कर ये पूरा बना कर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं दूसरे से कुछ अलग करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं जन्म का, तो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। अगर मैं बात करूं इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम दोस्तों था सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था, जो साक्यगण के मुखिया थे। कहाँ के? साक्यगण के मुखिया थे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और उनके इस गृह त्याग की को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए? गृह त्याग किए, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इनकी विवाह कब हुआ था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। यानी कि पत्नी कौन थी? तो आपका आंसर होगा यशोधरा। अच्छा, जब शादी हुआ तो बच्चा भी होगा। इनका पुत्र का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा राहुल था। अच्छा, जो इनके महात्मा बुद्ध के अगर मैं बात करूं कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो आपका आंसर होगा दोस्तों अलार कलाम। प्रथम गुरु, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, प्रथम गुरु कौन थे? तो आपका दोस्तों आंसर होगा अलार कलाम। ठीक है,
अगर मैं बात करूं द्वितीय गुरु कौन थे, तो दोस्तों इनके द्वितीय गुरु थे रुद्रकरामपुत्र। रुद्रकरामपुत्र, ठीक है, ये हो गया। अब मैं दोस्तों बात करूं कि ये महात्मा बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे और कौन सी भाषा में दिए थे, तो ये प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, तो आपका आंसर होगा सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिए थे। कौन सा भाषा में दिए थे, तो आपका आंसर होगा पाली भाषा में दिए थे। अच्छा, सर्वाधिक उपदेश वो कहाँ पे दिए थे, तो दोस्तों आपका आंसर होगा, मैं यहाँ पे देता हूँ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे हुआ था, कहाँ दिए थे दोस्तों, तो श्रावस्ती में दिए। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों इस स्टैटिक जीके के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन का धज्जिया मैं उड़ाने वाला हूँ, तो बस अब सेशन में बने रहें। दूसरा क्वेश्चन क्या दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। दोस्तों ये मेरा एक और फ़ोन है जहाँ मुझे क्वेश्चन विजिबल होती है, ठीक है। तो क्या कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है पारसी और ऑप्शन डी है बौद्ध, ठीक है। तो दोस्तों त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। दोस्तों जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया, इसीलिए उसे त्रिपिटक कहा जाता है। कौन कौन से पिटक हैं, तो चलिए क्वेश्चन को अब मैं हटाता हूं। क्या दोस्तों, एक है विनय पिटक, विनय पिटक, दूसरा है दोस्तों सूत पिटक, और एक है दोस्तों अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। दोस्तों विनय पिटक में संघ संबंधी नियम का चर्चा किया गया है, संघ संबंधी नियम का चर्चा किया गया है, ठीक है। सूत पिटक में दोस्तों महात्मा बुद्ध के वचन के बारे में वर्णन किया गया है, महात्मा बुद्ध के वचन, महात्मा बुद्ध के वचन का उल्लेख दोस्तों सूत पिटक में किया गया है। अभिधम पिटक में दोस्तों दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। क्या चीज़ का, दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, लोग यूट्यूब पर इस चीज़ की होड़ बस मचाए हुए हैं कि आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का थंबनेल लगा दो, बस उसमें एक लाइन का क्वेश्चन करा दो कि त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध ग्रंथ से, और लोगों को वही लगता है कि नहीं इतना हार्ड इसमें नहीं पूछ सकता, ये पीसीएस थोड़ी ना है। आजकल सारे एग्ज़ामों को सेम कर दिया गया है, बस लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों आप जब अगर आप पूरा जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपकी तैयारी पूर्ण रहेगी तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को वापस लिया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो कौन सी घटना के कारण, तो चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को हटाता हूं, अब मैं थोड़ा सा इसे आपको बताता हूं। दोस्तों असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। जिस दिन असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ चौरा चौरी कांड हत्याकांड की, तो दोस्तों चौरा चौरी हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें हुआ क्या था, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले लिख के मैं बताता हूँ। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। और दोस्तों चौरा चौरी कांड कब हुआ था, चौरा चौरी कांड
कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा दोस्तों 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922। दोस्तों चौरा चौरी कांड के घटनाओं से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो कब वापस लिया था? तो दोस्तों 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस का एक बैठक हुआ और उसी बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। अच्छा, ये जो चौरा चौरी कांड हत्याकांड हुआ क्यों था? दोस्तों जो भारतीय थे वो अपने शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे और उसी शांतिपूर्वक रैली में अंग्रेज़ों द्वारा 3 भारतीयों को मार दिया गया। तो गुस्साए भीड़ ने पूरी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें एक थानेदार समेत 22 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया भारतीयों के द्वारा। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को लगा कि नहीं, उनके इस आंदोलन में यानी कि असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गया और उनका जो भी आंदोलन में हिंसा होता था दोस्तों, उस आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिया करते थे। दोस्तों हालांकि मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी के बहुत ऐसे कम आंदोलन हैं जिनमें हिंसा ना हुआ हो। ठीक है, तो 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का, ठीक है, वापस या तो स्थगित, जो बोलिए, स्थगित करने का निर्णय महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया, करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका सारा समझ में आ गया होगा, सारा फैक्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? ठीक है, किसने? वर्ष 1921 में। तो दोस्तों वर्ष 1921 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों कर रहे थे कौन कर रहे थे? हकीम अजमल खान कर रहे थे। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस की बैठक का अध्यक्षता, में कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता हकीम अजमल खान जी कर रहे थे। कौन? वर्ष 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता हकीम अजमल खान जी कर रहे थे। इसी हकीम अजमल खान की अध्यक्षता में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी जी के द्वारा, किसके द्वारा? मौलाना हसरत मोहानी जी के द्वारा पूर्ण इंडिपेंडेंट का मांग किया गया था। हालांकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। वहाँ भी दोस्तों महात्मा गांधी पीछे हट गए थे और उस समय बोल रहे थे कि अभी हम लोग आज़ादी के पक्ष में नहीं हैं और अभी हम लोग उस अवस्था में नहीं पहुँच सके हैं जो हम लोग अपने आप को, इंडिया को संभाल सकें। दोस्तों वहाँ भी महात्मा गांधी इनके पक्ष में नहीं थे कि अभी सही समय नहीं है। तो कौन कर रहे थे दोस्तों? मौलाना हसरत मोहानी जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? पहला है महान्यायवादी, दूसरा है दोस्तों एडवोकेट जनरल, तीसरा है महान्यायाभिकर्ता और चौथा है दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श करता है। एडवोकेट जनरल का मतलब होता है महाअधिवक्ता। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? एडवोकेट जनरल, जिसे दोस्तों महाअधिवक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाअधिवक्ता।
वक्ता कहा जाता है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि इसका नियुक्ति होता कैसे है, तो जो व्यक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बनने की योग्यता रखता हो, राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति की नियुक्ति महाअधिवक्ता के पद पर करी जा सकती है। मैं बात करता हूं इसकी योग्यता के बारे में, तो हाई कोर्ट की, क्या दोस्तों, हाई कोर्ट की न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश की योग्यता उसके पास होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी कार्यकाल की, किस चीज़ की, कार्यकाल की, तो दोस्तों जो इनका कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी कि प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, महाअधिवक्ता के पद पे, और जब राज्यपाल चाहे तब इसे हटा सकते हैं। यानी क्या होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अगर मैं बात करूं कि इनका यानी कि एडवोकेट जनरल बोले तो महाअधिवक्ता का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं कभी भी जब भी मैं आऊँगा, मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके मैं नहीं आऊँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो दोस्तों इसी डाउट में, इसी सिलसिले में आपकी डाउट जल्दी क्लियर हो नहीं पाती है। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो आप उसे पूरा डिटेल में पढ़ें, ताकि उससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ठीक है। 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर और 1981 की जनगणना पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो अभी वर्तमान में जितने भी भारत के राज्य हैं और उसमें से जो भी लोकसभा के सीट है, जैसे झारखंड से 14 है, अगर मैं बात करूं यूपी से तो दोस्तों यूपी से 80 है, अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में दोस्तों 48 है, पश्चिम बंगाल से दोस्तों 42 है, अगर मैं बात करूं बिहार से तो दोस्तों बिहार में 40 है। तो दोस्तों ऐसा ही क्यों किया गया कि यूपी से 80 सीट आएगा, झारखंड से मात्र 14 ही आएगा, पश्चिम बंगाल से 42 आएगा। तो दोस्तों जो लोकसभा की सीट है उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होती है उतना दोस्तों वहाँ की लोकसभा की सीट होती है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी राज्य का जनसंख्या कितना भी हो वो नहीं मायने करता है, लेकिन 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा का सीट दोस्तों निर्धारित होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या अगर 2 करोड़ है तो 2 करोड़ सांसद होगा वहाँ से। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी राज्य की जनसंख्या के अनुपात से ही उस राज्य की लोकसभा की सीट को निर्धारित किया जाता है। अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा की सीट होती है। तो दोस्तों ऐसा कब किया गया था कि कौन सा राज्य से कितना लोकसभा का सीट होगा, तो 1971 की जनगणना पर। चलिए ठीक है, मैं इसे पहले लिख देता हूँ। कब, 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना पर दोस्तों आधारित है। और ये दोस्तों 2000 ईस्वी तक इसका निर्णय लिया गया था कि 2000 ईस्वी तक ये वही रहेगा 1971 की जनगणना पर। लेकिन सन 2000 ईस्वी में 84वें संविधान संशोधन करके इसे और इसकी डेट को बढ़ा दिया गया और इसे 2026 तक यथावत रखा गया। यानी कि 2026 तक 1971 की जनगणना पर ही लोकसभा की सीट निर्धारित होगा उस राज्य से संबंधित। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन 2000 में करके आर्टिकल, अनुच्छेद में लिख देता हूँ। ठीक है। अनुच्छेद 83(1) में, अनुच्छेद 83 का सब सेक्शन 1 में संशोधन किया गया और इसमें बताया गया कि ये जो है वो 2026 तक यथावत रहेगा 1971 की जनगणना का, जो ये 1971 की जनगणना को ही आधार वर्ष माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जब इसका भारत में जनगणना कराया जाएगा जनसंख्या, तो उसके बाद एक परिसीमन आएगा और उस परिसीमन के आधार पर लोकसभा की सीटें को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो 2026 तक 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना जाएगा।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही जो मैं अभी आपको बताया। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत होगा? तो 2000 तक यथावत होगा। या दोस्तों निर्णय कब लिया गया? तो 84वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में अनुच्छेद 83 के 1 में संशोधन करके इसकी डेट को और बढ़ा दिया गया। और कब तक किया गया? तो 2026 तक कर दिया गया। 2026 तक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो दोस्तों पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कहाँ पे मिलता है? तो आपका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी पे। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि नीलगिरी की पहाड़ी को और कोई दूसरा नाम से भी जाना जाता है क्या? हाँ, तो ये नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी नीलगिरी पहाड़ी में इसकी एक चोटी है दोस्तों, उस चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोस्तों ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है दोस्तों भारत के दक्षिण इलाके में पड़ती है। और जो इनकी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों दोदा बेटा, वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो दोस्तों इसकी हाइट है 2637 मीटर है। कितना? 2637 मीटर। चलिए मैं इसको आपको लिखते हुए मैं बताता हूँ। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। दोस्तों इस नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। दोस्तों इस नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, उसका नाम क्या? दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों? दोदा बेटा। दोदा बेटा। अगर मैं दोस्तों बात करूं, ये सर्वोच्च शिखर है ना जो दोदा बेटा, वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या दोस्तों? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। अगर मैं इसकी हाइट के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसकी हाइट है 2637 मीटर। अब दोस्तों अगर ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है तो सबसे बड़ी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा अन्नाईमुडी, या तो दोस्तों उसे अन्नामलाई की पहाड़ी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या दोस्तों? अन्नामलाई या तो अनाईमुडी। अनाईमुडी में लिख देता हूँ, अनाईमुडी या तो अन्नामलाई भी मैं लिख देता हूँ। जो आपका ऑप्शन में आएगा आपको वही टिक करके आना है। अगर मैं इसकी दोस्तों हाइट के बारे में बात करूँ तो इसकी हाइट है 2695 मीटर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एक रहेगा और मैं उससे कम से कम 4-5 फैक्ट तो कम से कम तो बस बताऊंगा ही। ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाता नहीं हूँ। आपका जैसा रिस्पांस रहेगा मैं वीडियो को और लंबी बनाते चला जाऊँगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो कितना का दोस्तों पाया जाता है? तो दोस्तों सबको मालूम है कि लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। तो दोस्तों जो भारतीय मानक समय है वो कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ये दोस्तों कहाँ से होती है? तो ये यूपी के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों कभी कभी हम लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है कि पश्चिमी देशांतर है कि उत्तरी देशांतर है कि क्या है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। दोस्तों जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय वो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर से
होकर गुजरती है। दोस्तों जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप इसे टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से, मैं इसे जीएमटी देता हूँ, से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक ना करिएगा। अब दोस्तों अगर आप इसे पूरा क्लियर नहीं कीजिएगा तो आप एग्जाम में फंस जाइएगा कि माइनस 5.5 घंटा होगा कि प्लस 5.5 घंटा होगा। ठीक है, तो कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और जो भारतीय मानक समय है दोस्तों वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत है लेकिन मैं बताता बहुत कम हूँ क्योंकि वीडियो लंबे होने से बहुत लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा दोस्तों कंचनजंगा, तीसरा गॉडविन ऑस्टिन और डी है दोस्तों नंगा पर्वत। अगर मैं बात करूं भारत की सर्वोच्च चोटी तो दोस्तों अकॉर्डिंग ऑप्शन चाहे तो वैसे भी क्या आंसर हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। दोस्तों इस गॉडविन ऑस्टिन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं हाइट की तो दोस्तों कितना है? तो 8,611 मीटर। दोस्तों आपको इसमें ऑप्शन ए नंबर में माउंट एवरेस्ट भी दिख रहा होगा। तो ठीक है, तो अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर है। अगर मैं इसे पूरा डिटेल में अगर मैं इसे पूरा पॉइंट ले लूँ तो दोस्तों 8,848.6 मीटर है। ठीक है, एक और दोस्तों क्या है ऑप्शन में? कंचनजंगा है। अगर मैं बात करूं कंचनजंगा तो कंचनजंगा की हाइट दोस्तों कितनी है? तो 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर है। तो दोस्तों आपके पास अगर ये डेटा रहेगा तो कौन सबसे बड़ी है छोटी है आपको सब कुछ मिलने या समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी दोस्तों ऊंचाई 8,611 मीटर है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट है बस कुछ ही कम है, हालांकि ये कुछ अपने आप में बहुत है। नेक्स्ट क्या है देखिए, पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो दोस्तों जो पनामा नहर है वो दोस्तों जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ। क्या? पनामा नहर, पनामा नहर क्या दोस्तों? प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। दोस्तों इसी अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। ये दोनों को जोड़ती है कौन? पनामा नहर। अगर मैं दोस्तों बात करूं इसकी लंबाई के बारे में तो दोस्तों इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। कितना? 82 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसकी बंदरगाह के बारे में तो दोस्तों इस पनामा नहर में एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। उस इम्पोर्टेंट बंदरगाह का नाम है केलोन बंदरगाह। क्या है? केलोन बंदरगाह है। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करूं कि पनामा नहर का शुरुआत कब किया गया था तो दोस्तों इसे पनामा नहर बनाने का शुरुआत 1904 में USA के द्वारा किया गया था। शुरुआत कब किया गया था? तो शुरुआत 1904 में USA के द्वारा किया गया था। और इसे कब खोला गया था दोस्तों? खोला कब गया? तो दोस्तों 15 अगस्त 1914 को खोला गया। दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, क्योंकि प्रशांत महासागर का अगर बात हुआ है
तो दोस्तों प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना ट्रेंच, जो एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ। गहरा बिंदु कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच है। अगर मैं इसकी गहरा बिंदु की बारे में अगर मीटर में अगर पूछूं तो कितना है? तो 11,022 मीटर है। दोस्तों मैं जो भी आपको बता रहा हूँ आप इसे संभव हो तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सिर्फ अपना थंबनेल में नाम बेचकर लोग व्यू कमा रहे हैं कि ये मैं बीएसएफ ट्रेड्समैन का चला रहा हूँ, एसएससी जीडी का चला रहा हूँ, ठीक है। जीएस सब में एक ही पूछता है, भले ही पीसीएस का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है, मैं पीसीएस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जितना भी वनडे लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, आप सभी को शायद मालूम होगा। अब मैं बात करूं, चलिए मैं इसे लिखते जाऊं, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगर सबसे छोटा ग्रह के बारे में अगर बात करा जाए, सबसे छोटा ग्रह, तो आपका आंसर होगा बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है दोस्तों? तो बुध है। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसमें 192 उपग्रह है, जो भी सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। कौन? बृहस्पति बन गया है। अगर मैं बात करूं कि बुध का कितना उपग्रह है, तो दोस्तों बुध का कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपने पृथ्वी की, तो दोस्तों अपनी पृथ्वी आकार के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और अपनी पृथ्वी की एक उपग्रह है जिसका नाम है दोस्तों चंद्रमा, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा चंद्रमा के बारे में। चलिए, और आज का मेरा ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा दोस्तों अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल को बताया गया है। तो हमारा अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो आपका आंसर होगा 88, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का एक, कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या, तो दोस्तों उसका सिर्फ हो जाएगा ओम, OHM होगा, ठीक है, OHM होगा इसमें, ओम मीटर। ये दोस्तों हो गया प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का। अगर इसी में सिर्फ पूछा जाए कि प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, तो दोस्तों प्रतिरोध का सिर्फ हो जाएगा ओम, ठीक है। अगर प्रतिरोधकता हो गया तो आपको लगाना है ओम मीटर, और सिर्फ प्रतिरोध अगर हो तो आपको लगाना है ओनली ओम लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।